नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हैंडबुक के अब तक हमारे सामने टोटल 4 एपिसोड आ चुके हैं, यानी 4 चैप्टर। शुरू में कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इसके 1-2 एपिसोड देख लेंगे तो सारी चीजें इसमें क्लियर होने लग जाएंगी। कैसे बचाएगा सुजिन अपने दोस्तों को और क्या वे इस जगह से जिंदा लौट पाएंगे, इसी बारे में आगे के चैप्टर में हम जानेंगे। तो अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सुजिन ने अपना चाकू निकाला और चोई के साथ झांगिंग के सामने खड़ा हो गया। यांग जिचेन ने अपनी जैकेट उतारी और झांगजिंग के चेहरे से काला तरल पदार्थ पोंछने में मदद करने लगी। सावधान रहो सब लोग। सुजिन सावधान रहा और उसने दिए को अपने सामने रखा ताकि देख सके कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन हर बार जब वो दिए को घुमाता तो वह चीज भी अपनी स्थिति बदल लेती थी। इसीलिए सुजिन यह नहीं देख पाया कि वह कैसी दिखती है। माहौल में तनाव होने के कारण किसी के लिए भी सांस लेना लगभग असंभव हो गया था। तभी किसी ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। लिनियो का छोटा भाई हाथ में सफेद कपड़े का टुकड़ा लेकर अंदर भागा। इससे पहले कि चोई उसे सावधान रहने के लिए कह पाता, वह बिना कुछ कहे अंधेरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वह अंधेरे कोने से वापस बाहर निकल आया। लेकिन उसने जो सफेद कपड़ा पकड़ा था, इस पर वह सफेद कपड़ा भी उसके पीछे पीछे आया, जिससे उसने किसी चीज को ढका हुआ था। यह समझने में किसी को भी ज्यादा समय नहीं लगा कि उस सफेद कपड़े के नीचे क्या था। यह वही चीज थी जिसने अभी अभी झांगजिंग पर हमला किया था। लिनियो का भाई कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसमें से किसी में भी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सफेद कपड़े के नीचे की चीज ने उन्हें अपनी जान के लिए डरा दिया था और वे कमरे से बाहर निकलने का और इंतजार नहीं कर सकते थे। सुजिन ने सुनिश्चित किया कि स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा खुला रहे, जिससे अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो वे आसानी से बचकर निकल सकेंगे। अब हम क्या करें? क्या हमें जाकर लिनियो से मदद मांगनी चाहिए? चुई ने पूछा। सुजिन ने सिर हिलाया। अब मदद के लिए लिनियो की तलाश करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसने 2 अन्य लड़कों से कहा, झांगजिंग का ख्याल रखना और अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मेरी तलाश करना। फिर वह स्टोर रूम से बाहर चला गया और कमरे से बाहर निकलते ही लिनियो के सामने आ गया। वह सीधे उन्हें घूर रही थी। उसके उन्हें अजीब तरीके से घूरने की वजह से वे चौंक गए। तुम यहाँ क्यों हो? सुजिन पूरी तरह उससे सावधान था और उसने अपना चाकू अपने पीछे छिपा लिया। मेरी दादी मर गई। क्या? सुजिन को इस जवाब की उम्मीद तो नहीं थी। मैंने कहा मेरी दादी मर चुकी है और तुम चारों ही उसकी मौत के कारण हो। या तुम चारों ही हो जिसकी वजह से मेरी दादी आज मरी है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। सुजिन ने एक छोटा सा कदम पीछे लिया और उसे सावधानी से देखा। लिनियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम सबको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। मैं इतनी दयालु थी कि मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुमने मेरी ही दादी को मार डाला। शांत हो जाओ। हम तुम्हारी दादी से पहले कभी नहीं मिले, तो हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? इतना कहते ही सुजिन ने खुद को बचाने के लिए खुद को तैयार कर लिया ताकि लिनियो के हमला करने की स्थिति में वह कभी भी बच सके। तुमने उन्हें पहले नहीं देखा? लिनियो अचानक शांत हो गई क्योंकि उसने धीरे धीरे सुजिन के शब्दों पर विचार किया। फिर उसने सुजिन की ओर माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। तुम सही हो, तुमने मेरी दादी को पहले कभी देखा ही नहीं, तो तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? सुजिन ने राहत की लंबी सांस ली और अपने भाग्य को धन्यवाद किया। लेकिन वे अब यहाँ नहीं रह सकते थे। उसने सोचा, लिनियो ने पहले जिस तरह से व्यवहार किया था वह बहुत भयानक था। कौन जानता है वो अचानक फिर वैसे ही हो जाए। तभी सुजिन ने फिर से घंटियों की आवाज सुनी। उसने आवाज की ओर देखा पर उसने यह नहीं देखा
कि लिनियो का चेहरा फिर से खतरनाक हो गया था। घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? सुजिन ने पूछा और जैसे ही वह लिनियो की ओर मुड़ा, उसने देखा कि वह अपना मुंह खोलकर उसकी ओर झपटी, मानो वह उसकी गर्दन काट लेगी। उसने उसके हमले को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और अपने शरीर का उपयोग करके उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर स्टोर रूम में वापस भागा और अंदर जाते ही डर के मारे तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जब चुई ने सुजिन को इतना घबराए हुए देखा तो उसने जल्दी से पूछा, भाई सू, क्या हुआ? यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमें झांग जिंग को जल्दी से होश में लाना होगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। सुजिन बाकी दोनों पर चिल्लाया। वह जाग ही नहीं रही, क्यों ना मैं उसे गोद में उठा लूं? चुई ने सुझाव दिया। हाँ, ऐसा ही करो। हम अब इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए देखो, क्या हम खिड़कियों से बाहर निकल सकते हैं? सुजिन ने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला, क्योंकि वह स्टोर रूम के दरवाजे को बंद रखने के लिए उसके सहारे झुका हुआ था। जिस तरह से लिनियो बाहर से दरवाजे को पीट रही थी, उससे सुजिन को यह यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ताकत उसके ही उम्र की एक महिला के अंदर कहां से आ गई थी। चुई झांग जिंग को यांग जीचेन के पास ले गया और फिर दूसरी तरफ की खिड़की पर चढ़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह खिड़की के किनारे पर चढ़ पाता, खिड़की के बाहर एक सिर दिखाई दिया जो पूरी तरह से सफेद था। हे भगवान, चुई ने हांफते हुए कहा और लगभग किनारे से गिर ही गया था। सफेद सिर बार बार बिना रुके खिड़की से टकरा रहा था और जल्द ही खून से लथपथ हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे खौफनाक मुस्कान आने लगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सुजिन चिल्लाया। भाई इधर सुरक्षित नहीं है। चुई को अब सचमुच रोने का मन कर रहा था। हालांकि वह लड़ाई में बहादुर था, लेकिन जब ऐसी अलौकिक शक्तियों की बात आती थी तो वह डर जाता था। सुजिन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चुई किस बारे में बात कर रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया और फिर भारी सांस लेते हुए फर्श पर गिर पड़ा। भाई सू, दरवाजे की दूसरी तरफ क्या हो रहा है? चुई अभी भी किनारे पर बैठा हुआ बाहर देख रहा था। वह देख रहा था कि सफेद सिर बार बार खिड़की से टकरा रहा है। यह लिनियो है। वो पागल हो गई है। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। क्या? यह तो कुछ भी नहीं। मेरी तरफ तो एक सिर हवा में उड़ रहा है। क्या? एक उड़ता हुआ सिर? सुजिन ने चुई को घूर कर देखा। इसके बाद उसने देखा कि सफेद सिर स्टोर रूम में आने की कोशिश में बाहर से खिड़की की ओर उड़ रहा था। भाई चू, झांग जिंग को देखो, उससे क्या हो रहा है? यांग जीचेन चिल्लाया। इस समय तक यांग जीचेन ने झांग जिंग के चेहरे पर लगे काले लिक्विड को पोंछ दिया था, लेकिन उसने देखा कि झांग जिंग का चेहरा लगातार खराब हो रहा था और देखते ही देखते धीरे धीरे उसका चेहरा अजीब होता जा रहा था। इतना कहते ही यांग जीचेन जैसे ही चिल्लाया, वैसे ही झांग जिंग ने अचानक अपनी आंख खोल दी। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, झांग जिंग। यांग जीचेन ने राहत की सांस ली, लेकिन झांग जिंग अचानक उठकर बैठ गई और यांग जीचेन के गले पर झपटी। उस समय यांग जीचेन झांग जिंग के बहुत करीब था, जिससे वो चाह कर भी उससे बच नहीं सका और उसके दांत सीधे उसके गले में धंस गए। सुजिन और चुई को यह देखकर झटका लगा और वे तुरंत झांग जिंग को यांग जीचेन से दूर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन झांग जिंग के दांत यांग जीचेन के गर्दन में घुस चुके थे और वे यांग जीचेन से दूर खींचे नहीं जा रहे थे। सुजिन ने अपने पास रखा चाकू निकाला और कोई रास्ता न होने के कारण झांग जीचेन की जांघ में घोंप दिया। उसे उम्मीद थी कि उसके ऐसा करने से झांग जिंग काटना बंद कर देगी, लेकिन झांग जिंग को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और उसने यांग जीचेन को अपनी दांतों से नहीं छोड़ा। यांग जीचेन की आंखें दर्द के कारण बड़ी हो गई और वह स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था। चुई ने झांग जिंग के चेहरे पर जोरदार कोहनी मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने यांग जीचेन को छोड़ने से इनकार कर दिया था। झांग जिंग को आखिरकार यांग जीचेन से अलग करने पर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन डरावनी बात यह थी कि वे अलग इसलिए नहीं हुई क्योंकि झांग जिंग ने यांग जीचेन को छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए
क्योंकि उसने यांग जिचेन के गले को काट लिया था और उसके मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में लेकर पीछे की ओर उड़ गई थी। सुजिन और चुई दोनों ने जब यह देखा तो वे लगभग पागल हो गए। झांग जिंग ने अपने मुंह में मांस निगला और फिर यांग जिचेन की ओर झपटा। बेचारा लड़का पहले से ही खून से तरबतर था और उसके अंग थोड़े ऐंठ रहे थे। उसकी हालत से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह बच नहीं पाएगा। चुई ने यांग जिचेन को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया ताकि झांग जिंग उस पर झपट ना सके, जबकि सुजिन ने अपने दोनों हाथों का उपयोग करके झांग जिंग को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींचा। रस्सी ढूंढो। स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी थी, इसीलिए चुई को एक रस्सी ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उसे ठीक से बांध दिया। उसे सुरक्षित रूप से बांधने के बाद वे यांग जिचेन की जांच करने के लिए वापस गए। दुर्भाग्य से यांग जिचेन अब सांस नहीं ले रहा था और अगर वह अब भी जिंदा होता तो भी वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। यांग जिचेन की फैली हुई आंखों को देखते हुए सुजिन और चुई दोनों बहुत दुखी लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से उदासी के अलावा डर और निराशा भी थी। फैंटेसी टाउन में पहुंचने के समय ही लियो ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वे यहाँ मर सकते हैं, लेकिन जब उनमें से किसी की वास्तव में मृत्यु हो गई तो उन दोनों को एहसास हुआ कि वे इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उनके लिए इस वास्तविकता को स्वीकार करना बहुत कठिन था। सुजिंग ने यांग जिचेन के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और उसकी पलकें बंद कर दी। फिर उसने धीरे से चुई के कंधे को थपथपाया। चुई उसकी ओर मुड़ा और एक कड़वी मुस्कान दी। इससे पहले कि वो दोनों झांग जिंग की ओर देखने के लिए मुड़े, झांग जिंग का चेहरा अभी भी भयानक दिख रहा था और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वे अभी भी उसके दांतों पर खून के धब्बे देख सकते थे, वो खून जो कभी यांग जिचेन का हुआ करता था। क्या हो रहा है? अचानक से हालत ऐसे क्यों हो गए? चुई स्टूल पर वापस बैठ गया। बाहर उठता हुआ सिर अभी भी खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और लिनियो अभी भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों अभी भी खतरे में थे। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन यह सब घंटियों की आवाज से जुड़ा हो सकता है। सुजिन का दिमाग अभी भी पूरी तरह से सतर्क था। लिनियो का अचानक हमला, खिड़की के बाहर उठता हुआ सिर, झांग जिंग का अचानक भड़कना, ये सब घंटियों की आवाज के ठीक बाद हुआ था। और यह सिर्फ इस बार नहीं, पिछली बार भी जब हम पर भूत ने हमला किया तो वह भी घंटियों की आवाज के बाद ही हुआ था। सुजिन को अचानक एहसास हुआ कि दोनों हमले घंटियों की आवाज के बाद ही हुए थे। तुम सही हो। क्या फैंटेसी टाउन में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं उस जगह से जुड़ी हो सकती हैं जहां यह घंटियां बज रही हैं? चुई ने हैरानी से कहा। मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है अगर हम रात को बचना चाहते हैं तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक है भागते रहना और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी खतरे से बचना, लेकिन ऐसा लगता है कि यह रास्ता अपनाना आसान नहीं होगा। उसमें से एक की मौत तो हो गई थी और दूसरा पागल हो गया था। सुजिन को नहीं लगता था कि वे भोर तक ऐसा कर पाएंगे। हमारा दूसरा विकल्प क्या है? इस समस्या का स्रोत ढूंढें और उसका समाधान करें। चुई चुप हो गया, लेकिन मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण ने उसे खतरे से सीधे निपटना सिखाया था, इसलिए उसने अपना दांत पीसकर निर्णय लिया। ठीक है, हम भागना बंद कर देंगे। हमने अब तक कुछ नहीं किया और हम पहले ही एक साथी खो चुके हैं। अगर हम भागते रहें तो हम भी नहीं बच पाएंगे, इसलिए हमें समस्या की जड़ को हमेशा के लिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सुजिन भी इस तरह सोच रहा था। जब अलौकिक प्राणियों की बात आती है तो उनसे आंखें मूंदकर भागना बेवकूफी वाली बात है। बस एक हॉरर फिल्म के किरदारों की तरह जो लोग भागते हैं वे सबसे पहले मरते हैं। क्या उन दोनों को इस बारे में शुरू से ही पता था? क्या इसलिए वे तुरंत उस ओर चल पड़े? सुजिन को अचानक उस पहली बात का ख्याल आया जो उस अलग थलग रहने वाली युवक और लियो यिंगिंग ने पहले की थी। लेकिन हम झांग जिंग के साथ क्या करेंगे? क्या हम उसे साथ ले चलेंगे? चुई ने पूछा। सुजिन ने संघर्ष कर रहे झांग जिंग की ओर देखा और दुखी होकर अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। अगर हम उसे साथ लेकर आए
तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वह भी नहीं बच पाएगी। तो तुम कह रहे हो हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए? चुई थोड़ा हिचकिचा रहा था। झांगजिंग पूरी तरह पागल हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी उनके साथियों में से एक थी। लेकिन साथ ही वह सुजिन से सहमत भी था। अगर उन्हें झांगजिंग को इस हालत में लाना पड़ा तो वे तीनों मर जाएंगे। लेकिन उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ना ठीक नहीं लगा। तभी उन्हें किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। उड़ता हुआ सिर आखिरकार खिड़की को तोड़कर उनके बगल के फर्श पर आ गिरा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। क्या ये दोनों यहाँ से जिंदा बच पाएंगे? क्या होगा इनके साथ? कौन कर रहा है यह सब? कौन है इसके पीछे? क्या वे दोनों इस रहस्य का पता लगा पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए